सबसे छोटे वाले बेटे हैं। मेरा नाम आर्यन जायसवाल है, मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। यस। दवा लिए तो उनको रिएक्शन जैसा हो गया, लेकिन जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई, घर में 5 से 6 टेस्ट ना होती हो, जब उनका ब्लड ना निकलता हो, उनको बचा नहीं पाया मैं। कुछ भी मुझे नहीं पता है। फिर पूछ रही है जीजा कहाँ क्या हुआ, लास्ट चेकअप हो गया सब सही है, तो बोल रहे हैं दोनों लोग मेरे कंधे पे सर रख के रोने लगे। नहीं है तो हमेशा मेरे देवर देवरानी में झगड़ा होता था इसी के लिए, यानी तो मैं खुद कमाऊंगी, मैं खुद अपने बच्चों का पेट जिला के उन लोग को बड़ा करूंगी। मैं आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है, सब बर्बाद हो गया। ऐसा दिन मेरे बच्चे और मैं जी रही हूँ, जब एक बच्चों के सर से पिता का छत्र छाया हट गया तो माँ भी चली जाएगी, तो बच्चों का क्या होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त अमित जायसवाल। मैं हूँ आपकी दोस्त किट्टू अमित जायसवाल। तो दोस्तों, आज है 14 जून और 14 जून को लेकर के आ गए हैं एक बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग। आप सब लोगों का बहुत ढेर सारा कमेंट आता कि भैया आपने वादा किया था, आप किट्टू के मायके भी पहुंच गए, किट्टू की दीदी से भी मिल लिए, लेकिन अभी तक उनके बारे में जो आपने बोला था उनके लिए स्पेशली एक ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन अभी तक आपने पूरा ब्लॉग नहीं बनाया है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आज वो दिन आ गया है जिस दिन हम लोग किट्टू की दीदी को स्पेशली उनके दोनों बच्चों को लेकर के एक प्यारा सा ब्लॉग बनाएंगे। और ब्लॉग थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप लोग ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इमोशनल होने वाला है। और चलिए आइए धीरे धीरे चलते हैं, जुड़ते हैं दीदी के साथ। तो दोस्तों, मौसम बहुत ही सुहावना और बहुत ही अच्छा हो रखा है। दीदी देखिए फ़ोन में बिजी हैं। अभी दीदी को हम लोगों ने बताया नहीं, उनको लेकर के ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दीदी आई हुई हैं तो ब्लॉग दीदी से स्टार्ट करें। दीदी, यूट्यूब पे ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, आपको लेकर के बहुत ढेर सारे लोग आपसे बात करना चाहते थे, आपके बारे में जानना चाहते थे, आपके बच्चों से बात करना चाहते थे। तो दोस्तों आइए कैमरे को थोड़ा सेट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग। दोस्तों देखिए, सब आकर के बैठ गए हैं और महफिल सज चुकी है, तो स्टार्ट करते हैं एक तरह से। आप लोग तो सबसे पहले हमारे ऋषभ को तो जानते ही हैं। ऋषभ, सब देखो, सब तुम्हें देख रहे, हाय करो। हाय। नहीं करेगा ऋषभ, तो किट्टू ने कर दिया हाय। तो सबसे पहले मिलवाएंगे हम छोटे मियाँ से। ये हमारी जो दीदी हैं, किट्टू की जो दीदी हैं, उनके सबसे छोटे वाले बेटे हैं। आपका नाम क्या है? आरो। आरो। किस क्लास में पढ़ते हो? अरे दो। अरे दो। ठीक है, अब आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम आर्यन जायसवाल है, मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। ये 6 में पढ़ते हैं ये। और दीदी? दीदी से भी कुछ भी नहीं पूछा गया है। दीदी जी, आप बताइए थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग का बहुत ढेर सारा कमेंट और बहुत ढेर सारा आ रहा था कि दीदी से बात कराइए, दीदी से बात कराइए। तो दोस्तों, आज हम अपने दीदी के बारे में, हम नहीं मतलब दीदी से हम पूछते हैं कि दीदी की शादी कब हुई थी, क्योंकि आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग का डिमांड था, आप लोग का पूछना फ़र्ज भी था कि दीदी की शादी कब हुई थी, कैसे क्या हुआ था। और सबको पता चल ही गया होगा, किट्टू 3 सिस्टर हैं, सबसे छोटी किट्टू हैं, सबसे बड़ी दीदी हैं, उसके बाद वंदना जी हैं, फिर ये किट्टू जी हैं। जी, तो आज दीदी ये बताएंगी कि उनकी शादी कब हुई थी, फिर उनके बच्चे कब हुए थे, कब क्या हुआ था। वो अपने लाइफ के बारे में आज ये खुद अपने बारे में बताएंगी। हमारे मुंह से तो आप लोगों ने बहुत बार सुना था, लेकिन आज इनके मुंह से सुनिए और इनके बच्चों के मुंह से सुनिए। शादी मेरी बुआ लगवाई थी, मतलब मेरी बुआ के जो ससुर थे वो बोले कि हाँ, ऐसे बहुत ढेर सारा काम आता था, बहुत अच्छी शादी थी, तो वहाँ लोग बोलते थे कि ऐसे है वैसे है, क्या बोलते थे, काम आया शादी के लिए, बोले बुआ बोली नहीं, वहाँ शादी नहीं करूँगी, तो मैं शादी में नहीं आऊँ। तो जो आपकी शादी हुई, तो ये जो जहाँ पे आपकी शादी हुई है, सबसे पहला वही रिश्ता आया था? नहीं, उसके पहले भी लोग देख के गए थे? इससे पहले बहुत रिश्ते आए थे, बहुत आफत था, मतलब जब भी 1-2 रिश्ते हुआ यहीं से रिजेक्ट हुआ। अच्छा, मतलब यहाँ आपके मायके से? मम्मी बोली कि नहीं, मुझे नहीं पसंद है। उसके क्योंकि बाद माँ बाप कहीं भी अगर रिश्ता करते हैं तो सब कुछ देख करके, ठोक बजा करके, पूछ पाछ करके तब करते हैं। फिर मेरी बुआ बोली एक काम है, वहाँ शादी करो। मेरे पापा को प्रेशर डालने लगी कि वहाँ शादी नहीं करोगे तो मैं शादी में नहीं आऊँगी। मेरी मम्मी का बिल्कुल मन नहीं था वहाँ शादी। अच्छा, जहाँ पे आपकी शादी हुई थी, हाँ, तो वहाँ पे आपकी बुआ ने शादी कराई थी आपकी? हाँ, मेरी बुआ शादी कराई थी। अच्छा, शादी हुआ, अच्छा खासा जिंदगी चल रहा है। तो दीदी आपकी शादी जो हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी? 2006 में। 2006 में, काफ़ी साल हो गए। और आर्यन जो आरो हैं वो कितने साल के हैं? मैं 2009 में। मैं 7वें में लगा हूँ, मैं 6 साल का हूँ। तुम 7वें में लगे हो, 6 साल के हो। 2009 में आर्यन हुआ था मेरा बड़ा बेटा। 2009 में। और
2013 में आरो हुआ था। तो आप शादी के मतलब कि बाद ही आप लोग मुंबई में रहने लगे थे? हाँ, शादी के 1.5 साल बाद इसके पापा हमको साथ में लेके रहने लगे। शादी के 1.5 साल बाद ही इसके पापा मुझे अपने साथ लेके रहने लगे। कभी मुझे अकेला नहीं। वो पहले से ही मुंबई में रहते थे? हाँ, पहले से मुंबई में रहते थे। अच्छा। कभी मुझे किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होने दिए कि चलो, मतलब बहुत खुश रखते थे। उनके पास रहे या न रहे, मेरी खुशी उनके लिए मायने बहुत रखती थी। मुंह से निकलता नहीं था, वो सब चीज़ मेरे लिए करते थे। मैं तो मेरे बच्चों के लिए इतना किए हैं कि पूछो मत। मैं मना करती रह गई किसी भी चीज़ के लिए कि हाँ, ये चीज़ मत किया करो, इतना पैसा मत उड़ाया करो, जितना अपना बजट है उस बजट में रहा करो। लेकिन मेरी बात कभी नहीं सुनते थे। बोलते थे क्या है ज़िंदगी में, बच्चे हैं तो सब कुछ है, बच्चे नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे तैसे हम लोग रहते थे। फिर वहाँ से आए नाला सुपाड़ा में आपका अपना मकान ले लिया था आपने ना? हाँ, खुद कर लिए। पहले जोगेश्वरी रहती थी ना, पहले मैं जोगेश्वरी में रहती, फिर उसके अच्छा। बाद नाला सुपाड़ा में रहने लगी। दीदी आप कितने तक पढ़ी लिखी हैं? 12 तक। अच्छा, आप कितने साल की थी जब आपकी शादी हुई थी, कुछ बता सकती हैं? 21। 21 साल की थी दीदी जब उनकी शादी हुई थी, और दीदी 12 तक पढ़ी हुई हैं। दीदी आपका जो ससुराल है वो कहाँ पे है? सुरयावा के पास कस्तूरीपुर गाँव। सुरयावा के पास कस्तूरीपुर एक जगह है, वहाँ पे दीदी का ससुराल है, वहाँ पे इनकी शादी हुई थी। और शादी के 1.5 साल के बाद दीदी चली गई थी मुंबई, जीजा जी के साथ रहती थी वहाँ पे। और सेकंड बंदा जी की शादी हुई थी, तब ये इन लोगों ने हम लोगों को मुंबई बुलाया था घूमने के लिए। तो बस आर्यन उस टाइम पैदा हुआ था, आरो नहीं पैदा हुआ था। हाँ, तुम नहीं पैदा हुए थे। अच्छा, इसके लिए हम कहेंगे आर्यन था। आर्यन बहुत छोटा था, ये कार्तिक के इतना बड़ा था। तो जब ये छोटा सा था तो बहुत सुंदर, बहुत क्यूट था। जब हम मुंबई गए थे, बताए नहीं थे कि हम यहाँ पे आए हैं पहले, इसके पहले। तो इन्हीं लोगों का देन था कि जो हमने मुंबई घूमा था। और मुंबई में तुम और वंदना जी दोनों साथ में गए थे हाँ, ना? ये लोग बुलाई थी हम लोगों को मुंबई घूमने के लिए, और पूरा मुंबई घुमाए थे। अपनी नौकरी छोड़ के, कोई मुंबई में इतना दिन तक किसी को घुमाता फिराता नहीं है, लेकिन ये जिया जी थे कि हाँ, हम लोगों को पूरे मुंबई घुमाए, अपना नौकरी छोड़ करके घुमाते फिराते थे। बहुत अच्छा लगता था वहाँ। उसके बाद बहुत टाइम, मतलब कि दोनों बच्चे हो गए तो अपना ये मुंबई में ही रहती थी। फिर 2000 कौन सा था, 2017 था। तो भाई की शादी थी, तो हमने तो बताया था, मुझे जितना याद था मैंने आप सबसे शेयर किया था। अब दीदी बताएंगे कि इनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, मुझे उतना अच्छे से पता नहीं था कि वो कैसे बीमार थे, क्या थे, उतना मुझे नहीं पता है। तो ये दीदी ही बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे दीपक भाई आ गए, तो उन्होंने बोला कि मैं भी साथ में आऊँगा ब्लॉग के, और मैं भी स्टोरी शेयर करूँगा आप लोग के साथ। तो हम लोग दीदी के लाइफ के बारे में ही बातें कर रहे थे कि कैसे क्या चीज़ें उनके लाइफ में हुई हैं, किस तरीके से शादी हुई, क्या चीज़ें हुई। फिर दीदी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे कि आप मतलब ये किट्टो वगैरह सब मुंबई में आई थी घूमने टहलने, आप लोगों ने उनको घुमाया टहलाया। किट्टो को शेयर करो ना बातें। जब किट्टो, वंदना, चंदन सब लोग आए थे यहाँ घूमने, मेरे यहाँ कौन कौन रहता था, मेरे देवर रहते थे, और चचिया ससुर के लड़का रहता था, और मेरे भाई, सब लोग साथ में रहते थे। एक ही रूम में मैं सबको लेके रहती थी। कभी मेरे पति ये नहीं सोचते थे कि मेरा न्यू शादी हुआ है, मैं अपनी वाइफ को अकेले लेके रहूं। वो कभी किसी के बारे में कभी कुछ नहीं गलत सोचते थे, सब फैमिली को लेके चलते थे। आज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि कोई एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है। ये 2017 में मेरे भाई की शादी पड़ी थी, और मेरे हस्बैंड का बहुत तबीयत अचानक। 2017 में जो किट्टो के सबसे बड़े वाले भैया पंकज भैया, उनकी शादी पड़ी, जो दीपक भाई से बड़े हैं, जिनको कल मैंने ब्लॉग में दिखाया था। उनका 17 अप्रैल को शादी, पहले मार्च में पड़ा था शादी। तो सब लोग बोले, मेरे बच्चा का ये पेपर था, तो मैं बोली मैं नहीं आऊँगी, वंदना बोली मैं नहीं आऊँगी। तो उस डेट को शादी कैंसिल करके 17 अप्रैल को रखा गया। उस समय किट्टो भी थी दिल्ली में। उस समय किट्टो क्योंकि शायद वंदना भाभी प्रेग्नेंट थी ना उस टाइम, तब तुम आई थी ना? हाँ, उस समय वो वहाँ पे थी। जिसका शादी पर था वो भाई मुझे लेने गया मुंबई, टिकट नहीं मिल रहा था, मेरे हस्बैंड को बुखार हुआ। तो मैं बोली जाओ दवा ले लो। दवा लिए
तो उनको रिएक्शन जैसा हो गया पूरा। उनकी body तबीयत में- काफ़ी नहीं, मतलब 10-5 दिन से पूरी पहले बॉडी- पूरी 10-5 बॉडी दिन पहले से नहीं, खराब हो रही कुछ थी ना। नहीं, अचानक बुखार हुआ, पूरी बॉडी दवा लेके आए तो पूरी बॉडी में दाना दाना जैसा हो गया। तो एक मुस्लिम मतलब उनका दोस्त था, तो उनकी मिसेज बोली कि अरे मुकेश भाई आपको ये माता जी निकली है। तो आके मुझसे बोलने लगे कि जिसको वो- चिकन पॉक्स बोलते हैं शहरों में और गांव में माता जी बोलते हैं। हाँ, तो वो आके मुझसे बोलने लगे कि वो सलीम की औरत बोल रही हैं कि माता जी निकली हैं। तो मैं घर पे अपने सासू माँ को फ़ोन की, मैं बोली कि मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो वो माली से पूछ के मुझे बताई, जो करने के लिए बताई मैं वो सब की। फिर उसके बाद पेट में अचानक बहुत दर्द में, बुखार इतना तेज़ चढ़ रहा था, पेट में इतना दर्द हो रहा था कि एकदम लिमिट क्रॉस होने लगा कि मैं अब मुझसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो वहाँ एक लेडीज़ थी, तो वहाँ उनको मैं बुलाई तो बोल रहे हैं कि नहीं दवा दे दो। तो मैं बार बार घर पे फ़ोन कर रही हूँ कि मम्मी का हालत बहुत ख़राब हो रहा है, इतना बुखार हो रहा है और माता जी में शायद दवा नहीं दिया जाता है, इसके लिए हम उनको दवा नहीं दे रहे थे। तो बोले कि वो बोली कुछ भी हो जाए, अच्छा माता रानी का नाम लेके दवा दे दो। मैं दवा दी, फिर भी उनका पेट का दर्द सही नहीं हुआ। तो फिर इतना तेल रखी पूरा बॉडी में, पानी से धोते गई। एक दिन और बीता, तो वो टॉयलेट करने गए तो फिर बोले कि एकदम पीला पीला टॉयलेट हो रहा है। तो मैं बोली हैं, तो देखी मैं, तो बोली जाओ तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराओ। तो गए डॉक्टर से चेकअप कराए तो पीलिया निकला। तो मैं उनको तुरंत झड़वाने के लिए पीलिया के मैं बोली चलो ब्लड टेस्ट करा के तो आपको दवा दिला देती हूँ। तो बोले नहीं, मैंने पंकज बोला चलो जीजा मैं दिला देती हूँ, चलो मेरे साथ चलो। तो बोले नहीं, केवल अपने दोस्तों के ऊपर वो डिपेंड थे कि मेरा दोस्त जो करेगा वो करेगा। दोस्त वो इतने अच्छे थे, केवल दोस्तों के चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब कर दिए। कभी ये नहीं सोचे कि हाँ मेरी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, उन लोग को भी अहमियत दूँ। दोस्त लोग को ज़्यादा अहमियत देते थे, पहले ऐसे नहीं थे। जब नाला सुपारे में आए धीरे धीरे दोस्तों की अहमियत ज़्यादा देने लगे। तो फिर मैं बोलने लगी बताओ, मतलब इतना ये भी नहीं था कि मुंबई में फैमिली को ले 2 बच्चे को लेके फैमिली को लेके 25-30 हज़ार रुपया में कुछ भी नहीं होता था। मतलब खा के सब बराबर हो जाता, कुछ बचता जैसे भी नहीं थे था। परिवार अपना चलाते थे, अपना कमाते भी चलाते थे, हर चीज़ करते थे। किसी चीज़ की कमी नहीं लेकिन थी। जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मेरा भाई यहाँ से गया। मैंने उनकी शादी भी पड़ी थी तो मैंने उनको यहाँ से भेजा। तो यहाँ से गए हो, टिकट उकट पहले से बुक हो गया था, टिकट वगैरह कराए, ट्रेन पकड़े ये लोग। अगले दिन जब भी वो पहुँचे 2-4 दिन था वो, फिर ट्रेन पकड़े। अचानक रास्ते में आते आते तबीयत देखो और ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर कुछ भाई अकेला था, ये भी अकेली थी ट्रेन में। आज कभी हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं देखे थे कि जैसे अपने मायके में भी कभी नहीं देखे थे किसी का इतना तबीयत ख़राब हो, अचानक तबीयत ख़राब हो, वो सीरियस हो जाए। रास्ते में इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब गया, वो रोने लगे और मैं भी रोने लगी। बोल रहे हैं अब मैं नहीं बचूँगा, मेरे पास हिम्मत नहीं है, अब मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। मैं ट्रेन में से सासू माँ को फ़ोन लगाई, सूर्यामा स्टेशन पे उतरी, तुरंत गाड़ी मेरे ससुर करके भेजे थे, तुरंत आए घर पे, नहाए, तुरंत डॉक्टर को बुलाए और ब्लड निकलवाए। उनका ब्लड टेस्ट घर पे आने के बाद न लाए, फिर तुरंत डॉक्टर को बुला के ब्लड निकलवा के तुरंत रिपोर्ट के लिए भदोही भेजे। भदोही से रिपोर्ट गया, बोले बहुत सीरियस है। तो भदोही एडमिट किए। मेरे भाई का शादी केवल 5 दिन रह गया था बस। शादी के 5 दिन पहले भदोही हॉस्पिटल जीवन धारा में मैंने उनको 5-6 दिन वहाँ पे एडमिट थे। 6 दिन क्या 7 से 8 दिन वहाँ एडमिट थे। शादी भी बीत गई और शादी क्या बीत गई, हम लोग परेशान थे। हमारी मम्मी खुश नहीं थी, मम्मी मेरी रो रही थी कि हमारा एक दामाद नहीं है, एक दामाद आए हुए हैं। हमारे पर जैसे कोई खुशी नहीं थी, भाई की शादी थी, लेकिन हम लोग की कोई अंदर कोई खुशी नहीं थी कि हमारे एक जीजा बीमार हैं और उनका दवा चल रहा है। मतलब हम लोग के अंदर कोई ऐसा फीलिंग नहीं था कि शादी बस फॉर्मेलिटी पूरा हो रहा था कि भाई की शादी है। वो मुंबई से नहीं आ रहे थे, तभी तक बोले कि तुम पंकज के साथ चली जाओ, मैं शादी के एक दिन पहले आ जाऊँगा। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, शादी में जाऊँ या ना जाऊँ आपको चलना, जब से आप जाएंगे नहीं तब से मैं जाऊँगी नहीं। तो फिर मैं ज़बरदस्ती टिकट निकलवाई,
पंकज से मैं बोली जब इनका टिकट निकलेगा तभी मेरा टिकट निकालना, नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं। तो सबको मतलब पंकज गया, 2 दिन स्टेशन पे लाइन लगा। उसमें अप्रैल का सीज़न चला था, बम्बई जल्दी टिकट मिलता नहीं है। 2 दिन कंटिन्यू रात में लाइन, रात दिन लगा के लाइन लगाया था, तब जाके टिकट मिला था। टिकट मिला, आई यहाँ भी आई, तबीयत ख़राब था, शादी में नहीं आ पाई। फिर शादी जब मेरे भाई का हो गया, दूसरे दिन मैं यहाँ चली आई घर। मतलब शादी वाले दिन भी शादी अटेंड नहीं कर पाई थी आप? शादी में नहीं आई थी। शादी में ये लोग मैं हॉस्पिटल में थी भदोही, हम लोग शादी अटेंड किए हैं। सास ससुर थे यहाँ हॉस्पिटल में, मेरे हस्बैंड को लेके थे, तो मैं वहाँ बच्चे को लेके अकेली थी, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं बोली मम्मी मैं यहाँ भदोही से चौरी नज़दीक पड़ता है, मैं बोली इधर आ जाती हूँ, इधर मम्मी रहेंगी, उधर कभी मैं अकेली रही नहीं थी। तो सास बोली कि मम्मी के यहाँ चली जाओ, यहाँ से अपना अप डाउन करना, जो ज़रूरत रहेगा यहीं से अपना होगा। जिस दिन मैं आई उसके दूसरे दिन ये वहाँ से रेफ़र कर दिए, बोल रहे हैं इनको BHU लेके जाओ। अब तो मेरा हालत इतना ख़राब हो गया कि पूछो मत। तो मुझसे रहा, मैं इतना घर पे रो रही हूँ, सब मुझे समझा रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे तबीयत ख़राब है, रेफ़र कर रहे हैं। 12 बजे रात को यहाँ भदोही से रेफ़र किए। तो मैं बोली मैं भी चलती हूँ। मेरी सासू माँ बोली नहीं मत जाओ, हम लोग जा रहे हैं। ये लोग रात भर वहाँ ले गए थे, वहाँ भी गए, 1 महीना एडमिट किए थे। ऐसा कौन सा इलाज नहीं हुआ कि उनके शरीर का समझ लीजिए एकदम दुर्दशा हो गया था। वो बोल रहे थे इससे अच्छा मुझे मौत कबूल है, लेकिन ये ट्रीटमेंट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं बोली ऐसा क्यों बोलते हो, सब सही हो जाएगा। बोलते हैं नहीं। आ गया 14 मई का दिन था, मैं गई थी उनसे, मतलब मेरी मम्मी गई थी, चाचा चाची सब लोग गए थे, उनसे मिलने गई। तो वो एकदम मतलब इतना मतलब बहकी बातें करते थे, बोलते थे मम्मी आज क्या मेरे लिए लाई हो। उस दिन इतना गर्मी था कि पूछो मत। चाचा अपने 4 व्हीलर से लेके गए थे, तो बोले क्या लाए मम्मी, तो बोले मम्मी मेरे लिए सुबह करेला का जूस भेजना, लौकी का जूस भेजना, मैं खाऊंगा। तो हम कहा हाँ कभी नहीं खाते थे, आज करेला का जूस और लौकी का जूस खाएंगे और पियेंगे। तो बोल रहे हैं कि हाँ भेजना। तो मैं 14 तारीख को लेके गई वहाँ। बच्चे मेरा आरो 3-3.5 साल का था, तो वहाँ बच्चों को लेके जाती थी। डॉक्टर मुझे बहुत डांटते थे, बोलते थे कि यहाँ बच्चों को लेके मत आओ, नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत डांटते थे। तो मैं बराबर अपने भाइयों के साथ आती जाती रहती थी। एक दिन बीतता था, एक दिन 2 दिन बीत जाता था, मैं जाती थी। आने का मेरा मन नहीं करता, लेकिन मेरा बच्चा छोटा था, इसकी वजह से मुझे आना पड़ता था घर पे। जब हम जीवन धारा से रेफ़र करा के BHU ले गए, वहाँ पे मैं वर्तमान इमरजेंसी का पर्ची कटाया, इमरजेंसी में उनको दिखवाया, और रात भर उनको पानी चढ़ा। पूरी रात में जागता रह गया, उनके पास ऐसे खड़ा रह गया पूरी रात। फिर नेक्स्ट डे में मुझे वार्ड नंबर गैस्ट्रोलॉजी में मिला, रूम मिला। मैं उनको वहाँ लेके 43 दिन कंटिन्यू था मैं वहाँ पर BHU में। और 43 दिन में ऐसा एक भी दिन ना हो जिस दिन और रात मिला के दिन भर में 5 से 6 टेस्ट ना होती हो, जब उनका ब्लड ना निकलता हो। 5-6 टेस्ट एक दिन में? एक दिन में ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगा, चाहे वो लीवर बायोस्कोपी हो, चाहे एक मुंह में डालने वाला होता है, हमको याद नहीं है क्या उसका नाम है, लेकिन सबका टेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। इस 43 दिन में मैंने वहाँ पे कई प्रकार के वो चीज़ देखे, और सब मेरे ऊपर गुजरा हुआ है। मैं तो सब देखा हूँ, उनके साथ मैं था दिन रात, लेकिन मैं उनका साथ नहीं दे पाया, उनको बचा नहीं पाया मैं। और जिस दिन उनको एक्सपायर होना था, उसके एक दिन पहले मैं इनको लेके चला आया, और हमसे बोले कि अगर जा रहे हो तो दीदी को लेते आना। तो हम कहें चलिए से सोच देखते हैं, हम लेते आएंगे। लेकिन जैसे मैं घर आया, सुबह अपन घर आया रात को, सुबह फिर मुझे निकलना था 8 बजे 9 बजे। तो ये मुझसे बोली कि मुझे ले चलो। हम बोले नहीं तो क्या करोगे, अभी कल ही मिल के आई हो, क्या करें ले जाएं तुम्हें। और इसको नहीं ले गए, हम अकेले चले गए, और चले गए वहाँ पे। उनकी सबसे ज़्यादा सीरियस हो चुके थे वो। उसके बाद उनको मुंह में लग गया, ऑक्सीजन लग गया, नाक में लग गया, हर जगह मैं समझो वो हर तरीके से मतलब तो खतरा हो गया। लेकिन तब मुझे पछतावा होने लगा, शायद मैं लेके चला। मैं वहाँ पहुँचा तो मुझसे पूछे हो कि दीदी को लेके नहीं आए।
बस इतना मुझसे बोले, उसके बाद उनकी हालत और ख़राब हो गई। उसके बाद वो कहानी ही ख़त्म हो गई। दुनिया के कोई ऐसे व्यक्ति हुए थे, हमारे जीजा थे। ये निकल गया, फिर भी मैं सासू माँ को फ़ोन की, मैं बोली आज लास्ट डेट है, चेकअप है। मम्मी उनका तबीयत कैसा है तो बोल रही है, सासू माँ मेरी रोने लगी, बोल रही है कि बहुत हालत ख़राब है। बट मैं किसी को घर पे नहीं बताई, बस पकड़ के अकेले चली गई। वहाँ जाके वार्ड में देख रही हूँ सब सामान बिखरा हुआ है। बगल वाली पूछ रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे लग रहा है कि आज, मैं बोली आज लास्ट चेकअप था, चेकअप के लिए गए हैं। तो बगल वाली बोल रही है अभी गए हैं, जाओ नीचे पा जाएंगे। तो मैं नीचे लिफ्ट से उतरी तो मेरे देवर ये मुझसे मिले। तो मैं बोली जीजा कहाँ है, तो ये लोग कुछ भी मुझे नहीं बताए। फिर पूछ रही है जीजा कहाँ है, क्या हुआ, लास्ट चेकअप हो गया, सब सही है। तो बोल रहे हैं, तो उन्होंने मेरे कंधे पे सर रख के रोने लगे। तब पर भी मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मेरे पति अभी इस दुनिया में नहीं है। चाचा से ये चाचा से सब लोग मिलने गए थे, तो उसी दिन कुछ बोले भी थे ना कि मेरे लिए खाने के लिए लेकर आना। हाँ, तो वही मम्मी से बोले थे लेने के लिए। तो मम्मी सुबह सब रेडी की, मैं भी सुबह उठी, नहा धो के रेडी हो गई। दीपक से बोली कि मुझे लेके चलो, मेरा मन नहीं लग रहा है। रात भर उस दिन मुझे इतनी बेचैनी थी, इतनी घबराहट थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आज जैसे क्या हो गया है, एकदम फीका फीका सा जैसे सब कुछ लगने लगा। दीपक मुझे बोला अभी कल शाम को आई हो, फिर जा रही हो क्या, डॉक्टर इतना मना करते हैं, फिर क्यों बार बार बच्चे को लेके जाती है। मैं बोली क्या, वो मुझे नहीं लेके गया, फिर भी मैं अकेले निकल गई वहाँ बनारस निकली। फिर वहाँ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरे लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ गया है, मैं अपने दोनों बच्चों को लेके अकेले चली। मेरी फैमिली मुझे एक, जब तक पति थे तब तक इज्जत मेरी थी, आज पति नहीं है तो आज मेरी इज्जत क्या है वो मैं ही जानती हूँ। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। लोगों को देखने और दिखाने का तो कुछ और है, लोग देखते कुछ और है, बोलते कुछ और है। सब कुछ मेरे हाथ से निकल गए, मेरे पति भी मेरे हाथ से निकल गए। 1 रुपया मेरे पास में नहीं था कि हाँ चलो मेरे पति मेरे लिए कुछ करके गए, मेरे बच्चों के लिए कुछ करके गए, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं था। मैं अपनी फैमिली वालों से बोली कि जब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, शुरू से ही स्टार्टिंग से वो जब मेरी शादी हुई तो मुझे बाहर लेके रहते थे। तो मैं बोली कि चलो, मेरे देवर जॉब करते थे, तो मैं बोली चलो ठीक है, अब तो फैमिली में वही केवल एक बच्चे हैं, चलो वो मेरी देवरानी है, चलो बच्चे लोग को देखेंगी और मैं और मेरे देवर जॉब करेंगे। कुछ भी बम्बई में ऐसा है कि अगर से अनपढ़ भी रहे, अंगूठा छाप भी रहे, तो लोग काम करके अपना पेट चला सकते हैं। तो वो लोग इसके लिए राज़ी नहीं थे, बोल रहे थे नहीं काम नहीं करना है, घर में रहो, नमक रोटी खा के पड़ी रहो, घर में रहो। तो लेकिन मुझे आगे तक सोचना है, क्योंकि मेरे पति हम लोग के लिए कुछ करके नहीं गए कि हाँ चलो कुछ बना के गए कि मैं उसी के सहारे अपने बच्चों की लाइफ। आजकल के बच्चों का इतना डिमांड है
क्योंकि जिसके पास पति हैं वो कमा के पूरा नहीं करते। मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना पैसा है ना पति है, तो मैं कैसे अपने बच्चों की डिमांड है। एक दिन लोग कर देंगे, 2 दिन कर देंगे, तीसरे दिन बोलेंगे रोज़ रोज़ कौन करेगा। बच्चे भी हर चीज़ मुझे देख के ये तरस आती थी कि सब लोग ऐसे करते हैं तो मैं भी अपने क्या जिसके आदमी नहीं रहते हैं तो उसके अपने बच्चों के प्रति कुछ ख्वाहिश नहीं रहती है। बच्चे होते हैं तो लोग ख्वाहिश सजाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे बच्चों के प्रति ख्वाहिश थी कि हाँ, और आर्यन भी बोलने लगा कि मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा, बाहर ही हूँ, मैं बम्बई शुरू से रहा हूँ, मैं वहीं रहूँगा। तो मैं अपने देवर के साथ दे दी, मैं भी चलो जाएगा 1 साल बाद मैं चली जाऊँगी। तो ये लोग मतलब ऐसे तैसे करके 1.25 महीना बीता, मैं चली आई मम्मी के यहाँ। तो ये लोग अब वो मैं वहाँ शुरू से नहीं रहती तो मुझे बिल्कुल वहाँ अच्छा नहीं लगता था। तो मैं यहाँ चली आई तो बोल रहे हैं कि 1.5 साल बीत गया। तो मैं बोली कि अब 1.5 साल बीत गया है, मुझे लेके चलो मैं भी कुछ काम करती हूँ, मेरे पास भी कुछ पैसा रहेगा तो चलो सही रहेगा। कुछ तुम कर देना, कुछ मैं कर दूँगी, ऐसे तैसे मैं बच्चों को पाल के बड़ा कर दूँगी। पहले हाँ करते गए, फिर कुछ नहीं। 1.5 साल बीत गया तो मैं बोली सासू माँ से, मैं बोली 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, 2 बच्चों को लेके मैके में रहो, कुछ तो मुझे खर्चा दे। तो बोली कि हाँ चलो ठीक बा, कितना तो के देती। हम कहा चलो 2000 दे दो। तो कहा थे कि चलो अच्छा ठीक बाटे दे देवे। तो कैसे कि 4-5 महीने में 1-1 हज़ार रुपया बेचती। वो भी जब मैं फ़ोन करती थी तब 1-1 हज़ार रुपया बेचती थी। और वो भी 4 बार हमेशा मेरे देवर देवरानी में झगड़ा होता था इसी के लिए। मतलब अब किस लिए होता था मैं ये नहीं जानती, लेकिन ऐसा कौन सा दिन नहीं जाता कि उन लोग के बीच में झगड़ा नहीं होता था। मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। मुझे ये लगता था कि शायद मेरी और मेरे बच्चों की वजह से ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। जाने तो मैं खुद कमाऊंगी, मैं खुद अपने बच्चों का पेट जिला के उन लोग को बड़ा करूंगी। लेकिन सब लोग मुझसे बोले शादी कर लो। जब मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ तो वो 30 साल के थे और मैं 28 साल या 29 साल की थी। इतने कम उम्र में मुझे क्या क्या नहीं झेलना पड़ गया। धीरे वो लोग किसी भी चीज़ के लिए राज़ी नहीं। मतलब मैं जो बोलती थी उसका अपोजिट वो लोग करते थे। मेरी भी कुछ ख्वाहिश थी अपने बच्चों के प्रति, मैं अपने जरिए अपने बच्चों को कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए वो लोग एग्री नहीं थे। इसीलिए मुझे तकलीफ़ होता। मेरे मन अब शायद वो लोग अपने फीलिंग से सोचते थे, मैं अपने फीलिंग से सोचती थी। और उन लोग को ये नहीं एहसास होता कि चलो मेरी बहू कहीं नहीं जा रही है, मेरे घर में है। ये भी तो नहीं है कि चलो स्टार्टिंग से वो गांव में रहती थी या फिर अरे यहीं रहती, चलो वहाँ है मेरा एक लड़का है साथ में सबको लेके रहेगा। वहाँ भी बच्चे जल्दी से पढ़ लिख के, बाहर की पढ़ाई कुछ और होती है, गांव की पढ़ाई कुछ और होती है। मैं भी सोचती थी कि चलो वहाँ पढ़ लिख लेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन वो लोग इसके लिए नहीं। तो मैं फिर धीरे ऐसे 2.5 साल बीत गया। तो साहब बोले अब नवंबर में आएंगे तो बात करेंगे, लेके जाएंगे, अब आएंगे तब आएंगे, ऐसे से बोलते चले गए। तो मैं भी अपना खुद डिसीजन ली कि मैं आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है। जब अपना बना है तो सब कुछ है, अपना बिगड़ा है तो कुछ नहीं है। तो ये लोग करते रह गए ऐसे। खर्चा भी मतलब मैं बोलती थी तब 1,000 1 महीने में आता था। मैं इस आर्यन को भेजी थी, मैं बोली जाओ इसका एडमिशन करा दो, 1 साल वो अपने पास रखें, उसका पढ़ाई लिखाई किए। मैं बोली जब मेरा आदमी भी मुझसे दूर चला गया तो मैं अपने बच्चों को क्यों दूर रखूँ। यही सब सोच के मैं बोली मुझे भी बुला लो, मैं भी जॉब करूँगी और साथ में रहेंगे, चलो सब कुछ अच्छा। मेरी देवरानी को भी केवल 1 लड़की है, उनको भी अब बच्चा नहीं होगा। मेरे चलो तीनों बच्चे मिल के रहेंगे, हम लोग काम करेंगे, कुछ तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। क्योंकि बहुत हम लोग लॉस में चले गए थे, इतना लॉस में कि बहुत कर्जा भी हो गया था। दवा में पूरा पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। और इनका मतलब ये खुद का रूम लिए थे, इनके दोस्त लिए थे, वो भी हड़प लिए। मैं बोली अपने इनके पास इतना ढेर सारा सामान था, पूरा गृहस्थी बना के रखी थी, सब बिखर गया था, सब कुछ क्या नहीं था, सब कुछ था इनके पास, सब बर्बाद हो गया। ऐसा दिन है मेरे पति का कि जो लोग आज बम्बई में टिके, मतलब रिलेशन से मैं वो राजा बन गए। आज वो लोग अपने मतलब उन्हीं का देन है कि वो लोग कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन वो तो चले गए ऊपर। और शायद उन्हीं का देन है कि आज मेरे बच्चे और मैं जी रही हूँ। उन लोग का भी चाहे जिसके ज़रिए, चाहे भाई के ज़रिए, चाहे बहन के ज़रिए, थोड़ा बहुत उन लोग का ख्वाहिश पूरा हो जाए, मुझे उतने में ही खुशी है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हाँ, एक आदमी के न रहने से इंसान की ऐसी अहमियत होती, उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है।
मतलब वो उस लाइन में थे, वो मेरे देवर का काम लगवाए थे। तो मैं उनसे बात की, मैं बोली कि कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर से जब कोई नहीं सपोर्ट करता है तो लोग अपने रिश्तेदार से बोलते हैं। रिश्तेदार में मेन कौन होता है? ननद होते हैं, नंदोई होते हैं, ससुराल के नंदोई होते हैं। जो भी रहता है, जो समझता है इंसान, उसी से अपना दुख दर्द शेयर करता है। मैं उनसे बोली तो वो बोले चलो ठीक है, तुम अपने फैमिली से बात कर लो, मैं बुला लूँगा। तो वो भी मेरी फैमिली से बात किए, मेरे मायके में भी बात किए, मेरे ससुराल में बात किए, लेकिन किसी चीज़ के लिए कोई राज़ी नहीं था। मुझे तो अपने बच्चों के लिए सोचना था, आगे बढ़ना था। तो मैं बोली चलो ठीक है, इस समय सब लोग आए हैं, मैं भी आती हूँ, एक बार देखती हूँ जैसा होगा। फिर मैं ये भी पहले अपने सास से बोलती थी कि मैं बोली एक बार मुझे जाने दो, मेरा हिम्मत पड़ेगा तो मैं करूँगी, नहीं घर तो ज़िंदगी भर के लिए है, मैं कभी भी यहाँ आके कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन एक बार मुझे वहाँ मौका तो दो। लेकिन वहाँ के लिए वो लोग राज़ी नहीं होते थे। वहाँ गए 6 महीना हम लोग अपने देवरानी के साथ रहते थे। देवरानी भी मतलब वो खटपट करने लगी, उल्टा सीधा बोलना। मतलब उसको ये होता था कि मेरे पति करते हैं, मेरे पति खिलाते हैं, ये करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे जैसे क्या बोलते हैं, एक मुझे इतना अनकम्फर्टेबल उन लोग के साथ महसूस होता था कि ये होता था कि मैं नमक रोटी खाऊं, अपना खाऊं, मैं किसी के सामने क्यों वो करूं। जब उनका एटीट्यूड है तो कि नहीं मेरे पति कर रहे हैं तो मैं इनको दबा के रखूं, और इनके पति नहीं हैं तो ये गुलाम बन के रहे। तो मेरे आज मैं अपने मम्मी पापा के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो चाहे जैसे भी करके, मेरे मम्मी पापा 6 बच्चे थे, लेकिन सभी बच्चे को पढ़ाए लिखाए, जिसका जो शौक़ था वो शौक़ पूरा किए। मुझे भी कुछ, मैं 12 तक पढ़ी, फिर उसके बाद जो सीखना, सिलाई सीखी, कढ़ाई सीखी, पेंटिंग की, मतलब थोड़ा बहुत शौक़ वो सिखा दिए कि शायद अगर से बच्चों की लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा आए तो मेरे बच्चे अपने पैर पे खड़े हो सके। तो जब मेरा सिचुएशन ऐसा हो गया, मैं अपने पैर पे खड़ी होना चाहती थी, तो मेरे ससुराल वाले मेरा सपोर्ट नहीं करते थे। जब सपोर्ट नहीं करते थे, आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन उन लोग का सोच ऐसा है, जहाँ के तहाँ रह गए, आगे नहीं बढ़े। घर में इतनी बड़ी फैमिली है, लोग आगे बढ़ गए, लेकिन मेरे ससुराल वाले कभी आगे नहीं बढ़े। आज भी वही सिचुएशन है कि हाँ, जहाँ के बस जो सोचते हैं, मतलब थोड़ा उन लोग का हट के एकदम सोच है। मतलब आदमी नहीं है तो किसी से बात न करे, कहीं आए न, कहीं जाए न। अरे ऐसा थोड़ी ना है कि आदमी नहीं है तो लोग अपनी प्रॉब्लम को किसी से शेयर ना करे, किसी से कुछ ना करे। थोड़ा ज़माने के, मैं कितनी बोली, ज़माने के हिसाब से थोड़ा सा सोच बदलो। अगर सोच बदलोगे तो आगे बढ़ोगे, सोच नहीं बदलोगे तो जहाँ के रहोगे वहीं रह जाओगे। मैं बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं किए। तो फिर मैं अपने भाई से टिकट निकलवाई, अपने ननद के साथ गई वहाँ। मेरे शादी के 2 महीने पहले गई थी ना। हाँ, 2 महीने नवंबर में गई। फिर इसका शादी पड़ा, वहाँ से आई तो वो लोग भी बोलने लगे, मतलब क्या कि अपने मन से गई हैं तो जा, अपने मन से गई हैं तो जाए। तो फिर 6 महीने तक मैं अपने देवर के साथ ही, वो लॉकडाउन लग गया तो मैं, सब लोग वहाँ थे। मैं अपने देवर से बोली कि काम यहीं पे करो, दूसरा काम देख लो, चलो हम भी करते हैं। तो वो मतलब मुझे एहसास दिलाना चाहते कि मतलब किसी भी तरीके से वो बोलते थे कि मैं अगर चलूँगा तो ये साथ में जाएंगी। तो ये मैं बोली ठीक है, आप जा रहे हो जाओ, मैं यहीं रहूँ। जब ठान ली मुझे कुछ करना है तो करना है। मैं लॉकडाउन में वहीं रह गई। ये लोग मुझे, मेरे बच्चों के साथ, मैं अपने आरों को बोली लेके जाओ, मैं बोले मैं किसी को नहीं लेके जाऊँगा। मैं बोली चलो ठीक है, मत लेके जाओ, मेरे बच्चे हैं, मैं क्या, अरे आपके सहारे थोड़ी छोड़ूंगी। मैं लॉकडाउन में ही, मतलब वो आए जून में हाँ, हम लोग उस टाइम वहाँ थे, अब कटहरा में लास्ट मई तक वो गांव चले आए। फिर 1 महीना तक मैं अकेले रूम रेंट पे लेके अपने बच्चों के साथ रहती थी, अपना बनाती थी, खाती थी। मेरे पास कुछ पैसे थे, मतलब ये मेरा छोटा भाई विनय है, वो पैसा भेजता था, और कुछ ये मेरे पति एक्सपायर थे, वो पैसा था मेरे पास, मतलब कुछ पैसा था बैलेंस में। तो मैं रही 1 महीने 1.5 महीने खाई। फिर उसके बाद मुझे एक छोटा सा, लॉकडाउन में मुझे एक छोटा सा जॉब मिल गया। मैं अपना जॉब पकड़ ली, उससे मेरा खर्चा चलने लगा। नहीं बचता था, लेकिन ये तो सुकून था कि चलो मैं अपनी मेहनत से कमा रही हूँ, अपने बच्चों को खिला रही हूँ। मुझे इसी में बहुत सुकून और शांति मिलती थी। बहुत सी ऐसी बातें हैं, हर बात शेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि शायद मेरे ससुराल वाले अपने तरीके से सोचते होंगे कि मेरी बहू मेरी बात नहीं सुन रही है। और मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं सब कुछ त्याग के मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, तो मेरे ससुराल वाले मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझ रहे हैं।
और मैं चाहती तो अपना ज़िंदगी कभी भी कहीं से स्टार्ट करती तो मैं अपने ज़िंदगी में आगे, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए जी रही थी। बहुत से ऑफ़र आए मेरे शादी के लिए, बहुत से सब लोग बोलते हैं शादी कर लो, लेकिन मैं बोली ना, जब एक बच्चों के सर से पिता का छत्र छाया हट गया तो माँ भी चली जाएगी, तो बच्चों का क्या होगा। मैं बोली मैं सब कुछ त्याग के अपने बच्चों के लिए जी रही थी। मेरी फैमिली मुझे नहीं सपोर्ट करती है। आज मैं अपने रूम रेंट पे लेके जॉब करती हूँ, अपने बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ। वो लोग एक पैसे की सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे जो मेरे पास रहे। मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, जो भी ज़रूरत लगता है मैं उन लोग के पास फ़ोन कर देती हूँ। अपनी कमाई से सिलाई भी करती हूँ। मेहनत इतना की कि मेरा शरीर पहले से आधा एकदम हो गया। काम जॉब पे जाती थी, जॉब पे से आके काम भी करती थी, उसके बाद सिलाई भी मिलता था, मैं रात को सिलाई भी करती थी। मतलब ऐसे तैसे अपने बच्चों का अपना पालन पोषण करती थी। अभी तो आई हूँ, देखो अभी क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या सोचूं क्या करूं। यही है इनकी ज़िंदगी की कहानी। अब आई हैं, शादी है, अब लॉकडाउन मतलब कि लॉकडाउन भी खुल गया है हर जगह, और उसके बाद अब सब लोग आ जाएंगे तो फिर डिसाइड करेंगे कि अब इनके लाइफ से अब क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे एक शादी के लिए इनके ऑफ़र आया है, अगर बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो दीदी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। ऐसे मैं शादी नहीं करूँगी। बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, एक बार सोचती अगर से वो बच्चों के साथ मुझे एक्सेप्ट करेगा तो उसके बारे में सोचूंगी। और सोचो कि मैं अपनी खुशी के लिए बच्चों को त्याग दूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता है। एक बार इंसान का जब भरोसा टूट जाता है तो दोबारा उठने में थोड़ा टाइम लगता है। ये ज़िंदगी काटना ज़रूर ठीक है, लेकिन ये सोचो कि अगर मैं शादी कर ली, अच्छा रिश्ता नहीं मिला, फिर उसके बाद मुझे ये ज़िंदगी में फिर झेलना रह जाएगा कि हाँ, कम से कम वो था, एक ही सुकून था कि हाँ मैं अपने बलबूते पे कर रही हूँ, अपना कर रही हूँ। लेकिन अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड में हो जाऊँगी फिर ज़िंदगी भर मुझे झेलना पड़ेगा। इसके लिए ऐसे ही मैं अपने बच्चों के लिए जीऊँगी। देखती हूँ आगे क्या डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी दीदी की कहानी जो आप लोगों के सामने दीदी शेयर की है। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो गया है, तो यही पे अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। तो इसके बाद हम नया ब्लॉग लाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।